न्यू लिबरलिज्म एक वर्ल्ड ऑर्डर सामने आया आफ्टर 1945 यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तब ये लिबरल ऑर्डर था। बाद में ये 1970s एंड 1980s में गोल्ड स्टैंडर्ड के ख़त्म होने के बाद, गोल्ड स्टैंडर्ड अबॉलिश होने के बाद ये न्यू लिबरल जो सिस्टम था इसको और ज़्यादा परवान मिली और ये जो है और ज़्यादा एक्सपेंड किया, फला फूला। ये गोल्ड स्टैंडर्ड क्या था और ये न्यू लिबरल सिस्टम जो है ये बात किसकी करता है, इनको जो है मैं डिटेल में आपको समझाता हूँ। गोल्ड स्टैंडर्ड 1821 में इंग्लैंड ने अडॉप्ट किया और ये एक स्टैंडर्ड था जिसके मुताबिक हर कंट्री के पास अपने रिजर्व्स में गोल्ड होना लाजमी था ताकि वो अपने इकॉनमी को बैक कर सकें। एटलीस्ट 40% गोल्ड जो है वो होना लाजमी था इकॉनमी को बैक करने के लिए। जैसे कि आज हम अपने फॉरेक्स रिजर्व्स जो हैं उनमें डॉलर्स को रखते हैं और ये क्यों रखे जाते हैं ताकि हम जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें ट्रेड कर सकें। इंटरनेशनल मार्केट में हम अपनी लोकल करेंसी को इस्तेमाल नहीं कर सकते तो हम इंटरनेशनल मार्केट में यही जो डॉलर्स होते हैं उन्हें इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये अब 1970s और 80s में जब गोल्ड स्टैंडर्ड अबॉलिश हुआ उसके बाद से ये जो है डॉलर स्टार्ट हुआ फॉरेक्स रिजर्व्स में। उससे पहले जो है वो गोल्ड रखा जाता था अपने फॉरेक्स रिजर्व्स में और उसी गोल्ड की बुनियाद पर जो है वो एक पर्टिकुलर अमाउंट में करेंसी को जो है छापा जाता था। तो गोल्ड स्टैंडर्ड 1821 में इंग्लैंड ने अडॉप्ट किया और लॉजिकल बात है इंग्लैंड ने क्यों अडॉप्ट किया। इंग्लैंड एक कॉलोनियल पावर था। कॉलोनियल पावर होने की वजह से मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट्स को इसने एक्सप्लॉइट किया, जैसे कि सब कॉन्टिनेंट जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, वहाँ से 3 ट्रिलियन जो है ये लूट कर ले गए। तो इनके पास जो है वो अच्छा खासा रिसोर्सेज, अच्छे खासे जो है वो मटेरियल, अच्छी खासी गोल्ड की अमाउंट मौजूद थी और इसलिए जो इन्होंने गोल्ड स्टैंडर्ड को अडॉप्ट किया। 1870 में जर्मनी ने गोल्ड स्टैंडर्ड अडॉप्ट किया। 1914 में ये गोल्ड स्टैंडर्ड कोलैप्स कर गया ड्यू टू वर्ल्ड वॉर 1। फिर 1931 में ब्रिटेन ने लीव कर दिया गोल्ड स्टैंडर्ड एंड 1970 में फाइनली 1970s में यूएसए ने गोल्ड स्टैंडर्ड को छोड़ दिया। और गोल्ड स्टैंडर्ड जब ख़त्म हुआ 1970s में तो उसके बाद इकॉनमीज़ जो थी वो फ्लोटिंग इकॉनमीज़ बन गई, यानी उन इकॉनमीज़ को बैक करने के लिए कोई चीज़ मौजूद नहीं थी। तो ऐसी इकॉनमीज़ को कहा गया फ्लोटिंग इकॉनमीज़। अब उसके बाद से कहानी स्टार्ट होती है न्यू लिबरलिज्म की। जो इंस्टीट्यूशंस हैं यानी न्यू लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म या लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म की IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इनका जो किरदार है उसको हम पर्टिकुलरली देखेंगे कि ये न्यू लिबरल सिस्टम कैसे एक्सप्लॉइट करता है स्टेट लेवल पर भी और इंटरनेशनल लेवल पर भी। तो सबसे पहले ये जो न्यू लिबरल सिस्टम है इस सिस्टम को डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए वाशिंगटन कॉन्सेंसस कहा गया, क्योंकि जो इस वर्ल्ड ऑर्डर के मेकर्स थे वो वाशिंगटन में थे और उन्होंने जो है बैठकर कॉन्सेंसस से फैसला किया कि डेवलपिंग वर्ल्ड को कैसे लूटना है। तो इसलिए डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए यही न्यू लिबरल जो ऑर्डर था इसे वाशिंगटन कॉन्सेंसस कहा गया। असल में ये कुछ रूल्स थे इस कॉन्सेंसस में जिसके मुताबिक डेवलपिंग वर्ल्ड में इकॉनमीज़ को स्टेबल करना था। सो कॉल्ड जो है इकॉनमीज़ को स्टेबल करने के लिए वाशिंगटन कॉन्सेंसस में कुछ रूल्स अडॉप्ट किए गए। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक था ट्रेड डीरेगुलेशन। ट्रेड डीरेगुलेशन का मतलब ये है कि जो टैरिफ्स हैं इंटरनेशनल ट्रेड में, टैरिफ्स को अबॉलिश किया जाए। इंटर स्टेट जो ट्रेड है उसमें जो टैरिफ्स हैं, जो टैक्स है, जो रुकावटें हैं उनको ख़त्म किया जाए और इंटर स्टेट जो तिजारत है, जो ट्रेड है उसको बढ़ाया जाए। तो एक इसका पॉइंट न्यू लिबरल ऑर्डर का ये था कि ट्रेड डीरेगुलेशन की जाए। ये था इंटर स्टेट लेवल पर यानी इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड को बढ़ाने के लिए। उसके बाद दूसरा पॉइंट था इसका प्राइवेटाइजेशन, यानी विद इन स्टेट पैसे की आमदोरफ्त के लिए, बआसानी आमदोरफ्त के लिए जो स्टेट है वो इकॉनमी को उसके हाल पर छोड़ दे और उसमें कुछ इंटरवीन न करे और जब वो
इकॉनमी को अपने हाल पर छोड़ देगी तो कुछ अर्से में सप्लाई एंड डिमांड जो है वो एक इक्विलिब्रियम अचीव कर लेंगे, मार्केट फोर्सेस जो हैं वो इक्विलिब्रियम में आ जाएंगी और इकॉनमी स्टेबल हो जाएगी। ये इनकी जो है वो मम्बो जम्बो आइडिया था इसका। प्राइवेटाइजेशन में स्टेट जो है उसके एसेट्स को जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको दे दिया जाता है। अब ये जो स्टेट के एसेट्स हैं इनको प्राइवेट कंपनीज कैसे एक्सप्लॉइट करती हैं, ये यूएसएसआर के टूटने के बाद जो है वो आप देखें ओलिगार्क्स ने किस तरह से जो स्टेट के एसेट्स को लूटा। तो ये प्राइवेट कंपनीज जो हैं ये असल में माफिया हैं, मोनोपोली हैं, जिनके ज़रिए जो है पूरी मार्केट, अगर इन मार्केट को उसके हाल पे छोड़ दिया जाए तो ये मार्केट का कंट्रोल संभाल लेते हैं और फिर ये जो है मार्केट को अपने लिहाज से किसी भी प्राइस पर कुछ भी कमोडिटी और सस्ता या महंगा दाम लगाकर और हर तरह की जो है वो दो नंबरी करके चीज़ों को सेल आउट करते हैं। तो ये प्राइवेटाइजेशन दूसरा पॉइंट था न्यू लिबरल ऑर्डर का। ये जो न्यू लिबरल के ये जो पॉइंट्स हैं ये असल में एडम स्मिथ की किताब वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ की किताब थी वेल्थ ऑफ नेशन, जिसमें उन्होंने ये वाली चीज़ें करने को कहीं उन कंट्रीज़ के लिए जो कि अपने आप को स्टेबल करना चाहती हैं, वेल्थ को एक्यूमुलेट करना चाहती हैं। एग्रीगेशन ऑफ वेल्थ के लिए जो है वो लाजमी है कि जो कंट्रीज़ हैं उनमें ट्रेड डीरेगुलेशन हो, जो टैरिफ्स हैं उनको कम किया जाए, मुल्कों में जो है ट्रेड को बढ़ाया जाए और दूसरा कंपनीज़ को प्राइवेटाइज़ किया जाए। स्टेट जो है वो इकॉनमी में इंटरवीन ना करे, इकॉनमी को उसके हाल पर छोड़ दे और इकॉनमी जो है जब उसको उसके हाल पर छोड़ दिया जाएगा तो मार्केट फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई कुछ अर्से में एक दूसरे को बैलेंस कर देंगी और इकॉनमी जो है वो स्टेबलाइज हो जाएगी। तो ये न्यू लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर के पॉइंट्स थे। एडम स्मिथ की वेल्थ ऑफ नेशन को मैं अभी दोबारा कैपिटलिज्म में एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद न्यू लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म। न्यू लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म यानी न्यू लिबरल ऑर्डर के तहत इंस्टीट्यूशंस को बनाया गया। कौन से इंस्टीट्यूशंस को बनाया गया? कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे थे जिनका काम इकॉनमीज़ को मेंटेन करवाना था, इकॉनमीज़ में एक्सचेंज रेट्स को मेंटेन करवाना था, ट्रेड को जो है वो स्टेबलाइज करवाना था। ये जो इंस्टीट्यूशंस थी ये बनी थी ब्रेटन वुड सिस्टम के तहत। ब्रेटन वुड सिस्टम जो है 1945 में अडॉप्ट किया गया। यूएसए, यूके, फ्रांस, चाइना एंड यूएसएसआर ने मिलकर जो है ये ब्रेटन वुड्स का सिस्टम जो है बनाया। ब्रेटन वुड्स के सिस्टम के तहत 3 तरह की इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो फॉर्म हुई। एक था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो कि एक नया मॉनेटरी ऑर्डर था, ये 1947 में बनी। दूसरा था वर्ल्ड बैंक नया फाइनेंशियल ऑर्डर था, ये भी 1949 में बनी। और तीसरा था GATT जिसे बाद में 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहा गया। 1995 में तो ये था नया ट्रेडिंग ऑर्डर। ये 3 तरह के इंस्टीट्यूशंस वजूद में आए ब्रेटन वुड्स सिस्टम के ज़रिए। अगर हम इनको जो है देखें तो IMF का काम स्टार्ट में एक्सचेंज रेट्स को मेंटेन करवाना था। कंट्रीज़ के दरमियान जो ट्रेड हो रही है उस ट्रेड के एक्सचेंज रेट्स को मेंटेन करवाना और इकॉनमीज़ को स्टेबलाइज करना था। इसी तरह वर्ल्ड बैंक का काम जो है वो इकॉनमीज़ को जो है सप्लीमेंट करना था, एड प्रोवाइड करना था और ट्रेडिंग को मेंटेन करने के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या फिर GATT जो है वो फॉर्म हुए थे। लेकिन इसी टाइम पर एक शख्स था जिसने एक और मॉडल दिया था, काइनीजियन मॉडल। काइनीजियन मॉडल में काइनीज ने जो है ये प्रोपोजिशन दी कि जो इकॉनमी है उसमें स्टेट के इंटरवेंशन होनी चाहिए। अगर हम इकॉनमीज़ को न्यू लिबरल ऑर्डर के मुताबिक फ्री छोड़ देंगे तो वो इकॉनमीज़ जो है वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे। या फिर डेमोक्रेसी जो है, जैसे कि मॉडर्नाइजेशन थ्योरी कहती है कि इकॉनमी जो है स्टेबल होगी तो डेमोक्रेसी मुल्क में आएगी। सो कॉल्ड जो है उनका एक आइडियोलॉजी है। बट काइनीजियन मॉडल के मुताबिक इकॉनमीज़ जो हैं उनमें स्टेट की इंटरवेंशन लाजमी थी और काइनीज़ ने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए जिनको फ़ौरन से ही रद्द कर दिया गया इस नए ऑर्डर ने, जिसका काम डेवलपिंग वर्ल्ड को एक्सप्लॉइट करना था। काइन्स ने बताया कि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं
डेवलप कंट्रीज़, जिन्हें क्रेडिटर कंट्रीज़ भी कहा जाता है, जिनका काम कर्जा देना है, वो कंट्रीज़ अपनी जो करेंसी है उसको बढ़ाएंगे, उसकी वैल्यू को, करेंसी की वैल्यू को बढ़ाएं, ताकि वो इंटरनेशनल मार्केट में उनकी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो कम्पिटिटिव हो जाएं और उनकी इंपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ जाएं। तो डेवलप कंट्रीज़ या क्रेडिटर कंट्रीज़ अपनी करेंसी को अप करें, उसकी वैल्यू बढ़ाएं, और जो डेटर कंट्रीज़ हैं जिनको कर्जा दिया जा रहा है यानी डेवलपिंग वर्ल्ड, वो अपनी करेंसीज़ को उन्हें अलाउ किया जाए कि वो डी वैल्यू कर सकें, ताकि जो कैपिटल है वो उनके मुल्क से बाहर जाने की बजाय उनके मुल्क में आए। इससे क्या होना था, जो डेवलपिंग वर्ल्ड थी, जो डेटर कंट्रीज़ थी, उनको फ़ायदा होना था। लेकिन ये मॉडल फ़ौरन से रिजेक्ट कर दिया, किसने? इन डेवलप्ड कंट्रीज़ ने, जिनका काम मोनोपलाइज करना था, ना कि इन डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं इनके बेनिफिट में इन्होंने एक्ट करना था। तो न्यू लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म में इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऑर्गेनाइजेशंस, ये इंस्टीट्यूशन जो है वो फॉर्म हुई थी। और इसके अलावा सिक्योरिटी एंड पीस के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई, उनमें काबिल गौर है यूनाइटेड नेशंस एंड नेटो। There were many who doubted that agreement could ever be reached by these 50 countries, differing so much in race and religion, language and culture. But these differences were all forgotten in one unshakable unity of determination to find a way to end war. If we had had this charter a few years ago, and above all the will to use it, millions now dead would be alive. If we should falter in the future in our will to use it, millions now living will surely die. Well, there's a time for making plans, and there's a time for action. The time for action is here now. नेटो वेस्ट की एक ऑर्गेनाइजेशन थी, इसके आगे जो है ऑपोजिट वार्सा पैक्ट जो है यूएसएसआर ने बनाया था। बट ये यूएन और नेटो जो है, मैं इनको ही एक्सप्लोर करूँगा। यूनाइटेड नेशंस 1945 में बनी। यूनाइटेड नेशंस का मकसद पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना था, मुल्कों के दरमियान वॉर को रोकना था। बाद में इसके जो एम्स थे वो उनमें इजाफा हुआ, एक्सपेंड हुआ, पॉवर्टी एलिविएशन, हेल्थ एंड कल्चर, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो यूएन ने अडॉप्ट की। बट मेन फोकस इसका था पीस एंड सिक्योरिटी। नेटो भी मोर और लेस जो है वो वेस्ट को सो कॉल्ड यूएसएसआर के ख़तरे से बचाने के लिए बनाई गई थी, यूएसएसआर को कंटेन करने के लिए बनाई गई थी, उसको रोकने के लिए बनाई गई थी। ये यूएन के बनने के बाद अगर हम देखें वॉर्स कितनी हुई हैं, तो 1948 में इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट, इसराइल अरब वॉर हुई, स्टार्ट हुआ। 1950 से 54 तक कोरियन वॉर। 1956 में सुएज कैनाल क्राइसिस। 1967 में सेकंड अरब इसराइल वॉर। 1964 से 75 तक वियतनाम वॉर। इसी तरह 1991 में गल्फ वॉर, 1993 में रवांडा जेनोसाइड, 1997 में कोसोवो क्राइसिस, 2001 में वॉर ऑन टेरर, 2003 में इराक वॉर, और अब करंटली जो है वो पैलेस्टीन इसराइल कॉन्फ्लिक्ट और रशिया यूक्रेन वॉर। ये सब यूएन के बनने के बाद हुआ, और किसी वॉर को कंट्रोल करने में यूएन ने किसी वॉर को कंट्रोल करने में इतना प्लॉजिबल क्रेडिबल रोल प्ले नहीं किया जब तक कि उसमें वेस्ट का इंटरेस्ट इन्वॉल्व था। जिन वॉर्स में, जिन केसेस में वेस्ट का इंटरेस्ट इन्वॉल्व था, यूएन वहाँ पर बहुत स्विफ्ट रही। जैसे कि सुएज कैनाल क्राइसिस में वेस्ट की ट्रेड रुकती थी, तो इसलिए जो है यूएन ने अपनी फोर्सेस तक उतार दी इस सुएज कैनाल क्राइसिस। ये जो है जमाल अब्दुल नासिर इजिप्ट के जो थे, उन्होंने सुएज कैनाल को अपनी तहवील में ले लिया था, गवर्नमेंट के अंडर ले लिया था, तो उसकी वजह से जो है सुएज कैनाल क्राइसिस स्टार्ट हुआ था। लेकिन अगर हम जो है करंट सिचुएशन देखें इसराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट में, तो रेजोल्यूशन आफ्टर रेजोल्यूशन आई
अमेरिका जो है वो वीटो करता गया। आईसीजे ने डिसीजन दिया, प्लॉजिबल एविडेंसेस मौजूद है जेनोसाइड के, उसने कहा कि प्लॉजिबल एविडेंसेस मौजूद हैं जेनोसाइड के। आईसीसी ने नेतन्याहू के गिरफ्तारी के वारंट्स जारी कर दिए। बट इन सब के बावजूद आज भी फ़लस्तीनियों का जेनोसाइड हो रहा है। और क्यों? क्योंकि वेस्ट का इंटरेस्ट इस वॉर में, ना कि इसको रुकवाने में। उनकी वेपन इंडस्ट्री चल रही है, अमेरिका की वेपन इंडस्ट्री फल फूल रही है। अमेरिका 1948 से अब तक $158 बिलियन दे चुका है इसराइल को, और सिंस 7 अक्टूबर अमेरिका ने $16 बिलियन जो है वो एड दी है इसराइल को। और ये अमेरिका हर साल 3.4 बिलियन एड इसराइल को देता है। वेपन इंडस्ट्री जो है वो इनकी फल फूल रही है। पिछले 7 अक्टूबर के से अब तक देखें स्टैट्स, तो इनकी वेपन इंडस्ट्री जो है उसको बूस्ट मिला है। इसी तरह फ्रांस, जर्मनी, यूके ये असला बेच रहे हैं। इन्हें से कोई मतलब नहीं है कि कौन मर रहा है, कि बच्चे मर रहे हैं, औरतें मर रही हैं, उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एज सुन एज कि उनका बैंक बैलेंस जो है वो भर रहा हो, तो सब कुछ जो है वो सब कुछ बेहतर है, जब तक कि सरमाया आ रहा हो। तो ये यूएन की हिस्ट्री है। नेटो को अगर हम देखें तो नेटो जो है वो 1949 में फॉर्म हुई। Reality. For us, war is not inevitable. We do not believe that there are blind tides of history which sweep men one way or another. In our own time, we've seen brave men overcome obstacles that seemed insurmountable and forces that seemed overwhelming. Men with courage and vision can still determine their own destiny. They can choose slavery or freedom, war or peace. I have no doubt which they will choose. The treaty we are signing here today is evidence of the path they will follow. If there is anything certain today, if there is anything inevitable in the future, it is the will of the people of the world for freedom and for peace. नेटो का मेन मकसद था यूएसएसआर को कंटेन करना और यूएसएसआर के ख़तरे से निपटना। और इसके जो फाउंडिंग फादर्स थे उनमें अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने ये कहा था कि ये जो नेटो है ये एक्सपेंड नहीं करेगी। लेकिन हम अगर हिस्ट्री देखें तो यूएसएसआर का ख़तरा ख़त्म होने के बाद 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेट होने के बाद नेटो ज़्यादा तेज़ी से एक्सपेंड करके गई है। इसके मेंबर कंट्रीज़ की तादाद 32 तक पहुंच गई है। रिसेंटली अभी स्वीडन ने जो है नेटो को ज्वाइन किया, और अब यूक्रेन भी जो है नेटो को ज्वाइन करना चाह रहा है, जिसकी वजह से रशिया यूक्रेन को इन्वेड कर रहा है। और वैलिड है, रशिया पलट कर वार कर रहा है। क्यों? क्योंकि नेटो ने एक्सपेंड किया, इलीगली एक्सपेंड किया। जैसे कि इसराइल ने इलीगल एक्सपेंशन की, उसके नतीजे में हमास का रिएक्ट करना, या फिर नेटो के एक्सपेंशन के नतीजे में रशिया का रिएक्ट करना, ये बोथ आर सिमिलर सिचुएशंस। Thank you all. Good afternoon and welcome to the White House. Today we proudly welcome Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania, Romania, Slovakia, and Slovenia. We welcome them into the ranks of the North Atlantic Treaty Organization. This is a special moment in the hopeful story of human liberty, as America formally declares its support for Albania and Croatia's entry into NATO. And I want to reaffirm as strongly as I can the United States' commitment to honor Article 5 of the NATO Treaty. No ally or adversary should ever question our determination on this point. It is the bedrock of the alliance. तो नेटो, गोर्बाचोव जो कि लास्ट यूएसएसआर का लीडर था, जिसने यूएसएसआर को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी, उसने दो तरह की पॉलिसीज़ इख्तियार की। एक पेरिस्ट्राइका थी, जिसने उसने जो है कमांड इकानमी को ओपन इकॉनमी में कन्वर्ट कर दिया, फ्री मार्केट में कन्वर्ट कर दिया। और दूसरा उसने ग्लास नोट की पॉलिसी इख्तियार की, यानी उसने प्रेस को जो है वो फ्री कर दिया। और फिर वैसे भी यूएसएसआर की इकॉनमी अकॉर्डिंग टू a US डेप्यूटी जॉर्ज कैनन ने इन दोनों को बनाने की मज़ाहमत की थी, इन दोनों के फॉर्मेशन
पर एतराज़ किया था, उसने कंडेम किया था इन यूएन और नेटो के फॉर्मेशन को। क्यों? हालांकि ये यूएस डेप्यूटी थे इन रशिया, इनके नज़दीक जो यूएसएसआर की इकॉनमी थी, यूएसएसआर की इकॉनमी जो कि कमांड इकॉनमी थी, गवर्नमेंट का कंट्रोल था, इन्होंने कहा कि यूएसएसआर की कमांड इकॉनमी अनसस्टेनेबल है और यूएसएसआर जिस तरह के एडवेंचर्स कर रहा है ये खुद ख़त्म हो जाएगा वक्त के साथ। लेकिन वेस्ट ने सिक्योरिटी डायलामा का बहाना बना के नेटो को बनाया और फिर सो कॉल्ड पीस को मेंटेन करने के लिए यूएन को फॉर्म किया। असल में ये यूएन वेस्ट का एक आला है जो कि इस्तेमाल किया जाता है ये वेस्ट के इंटरेस्ट को इंकरेज या वेस्ट के इंटरेस्ट को इंडोर्स करने के लिए। और नेटो भी जैसे कि हमने देखा नेटो एक्सपेंड करती गई, हालांकि 1991 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट भी होगी, ख़तरा भी ख़त्म हो गया, लेकिन फिर भी नेटो की जो अम्ब्रेला है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ममालिक जो हैं वो इकट्ठे होते जा रहे हैं। तो ये नेटो किसी भी तरह से इस यूएन की सबऑर्डिनेट नहीं, बल्कि ये जो यूएन है ये नेटो की सबऑर्डिनेट है। यानी नेटो ने बहुत से ऐसे डिसीजंस लिए जिसके लिए सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूएन का रजामंदी, उनका कॉन्सेंट ज़रूरी था, लेकिन नेटो ने उनसे रजामंदी लेने के बजाय वो एक्शंस परफॉर्म किए। फॉर एग्जांपल 2001 में अफगान वॉर ऑन टेरर जो थी, या फिर 2003 में इराक वॉर, वो नेटो ने यूएन के कॉन्सेंट के बगैर कंडक्ट किया। तो नेटो इसका मतलब है सुपीरियर है यूएन से। यूएन इज़ नॉट अ सुपर नेशनल बॉडी, ये कोई इंटरनेशनल पीस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि ये सब ऑर्डिनेट है इन ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए 1999 में जो येल्टसिन थे, येल्टसिन ने अपनी एक डेप्यूटी पुतिन को पावर दी और पुतिन उस वक्त से अब तक रशिया को रबल से उसके रूबल को उठाकर आसमान तक लेके पूरा वेस्ट मिलकर 12,000 सैंक्शंस लगाने के बावजूद रशिया को रोक नहीं सका। ये 32 कंट्रीज़ का एक नेटवर्क अकेला रशिया जो है उसको कंट्रोल नहीं कर सका। नो डाउट रशिया के साथ जो है वो ब्रिक्स कंट्रीज जो है वो खड़ी हुई हैं, बट स्टिल रशिया की इकॉनमी इन तमाम सैंक्शंस 12,000 सैंक्शंस के बावजूद ग्रो कर रही है। तो यहाँ से पता चलता है कि ये वाला ऑर्डर भी कोई सस्टेनेबल ऑर्डर नहीं है। या फिर अगर हम चाइना की एग्जांपल देखें तो वहाँ पर जो कम्युनिज्म है, स्टेट कैपिटलिज्म कह रहे हैं अगर हम उसको, तो ज़्यादा बेहतर है। वो स्टेट कैपिटलिज्म होने के बावजूद दुनिया की दूसरी बड़ी इकॉनमी बन चुके हैं। तो ये था न्यू लिबरलिज्म। And I'm not persuaded by the assurances that we hear that Russia has nothing to worry about. You may not humiliate a nation, a people, and think that it'll have no consequences. So my question is this a new strategy? I feel that if the same kind of games continue to be played, if one country plays some card against the other country, then all of those problems, all of those issues that we've been mentioning today will be very difficult to resolve. Glasnost, free elections, political pluralism, the problems.